नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से सरकार गठन की कोशिशें जारी। शिवसेना नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए मांगा और समय। एनसीपी और कांग्रेस की ओर से अभी समर्थन नहीं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान बुलबुल से पीड़ित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक। समिति ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। दोनों राज्यों में बिजली सप्लाई बहाल, जल्द ही संचार व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद। भारत में अगले 10 साल में अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की क्षमता। दिल्ली में 21वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, दुनिया ने आर्थिक, सामरिक, रक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में माना भारतीय प्रतिभा का लोहा। रक्षा क्षेत्र में 2025 तक 26 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य हासिल करने पर सरकार का जोर। नवाचार से जुड़ी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए आयोजित रक्षा सम्मेलन डेफ कनेक्ट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत को विश्व स्तरीय घरेलू रक्षा उद्योग बनाने की दिशा में तेजी से जारी है काम। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर देश दुनिया में रोशनी से जगमगाए गुरुद्वारे। देश में जगह जगह नगर कीर्तन और शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कल होगा मुख्य कार्यक्रम। महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। शिवसेना नेता थोड़ी देर पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचे। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे ने कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यपाल ने हमें 48 घंटे का समय देने से इनकार किया है। हालांकि हमारा दावा अभी भी बरकरार है और अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि बाकी पार्टियों से बात चल रही है। इससे पहले आज उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुंबई के होटल में बैठक भी हुई। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की। राज्य में शिवसेना बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, जबकि एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। कल शाम को जैसे ही भाजपा ने दावा था वो नाकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया। उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है वो बताया है गवर्नर साहब को। लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। We have already issued a press press note, and we have mentioned that we have already discussed with working committee members and also our PCC president and other leaders, and our AICC president also spoken to Sharad Pawar, and further discussion will take place tomorrow in Bombay, or further whatever arrangement we have to make, that we will talk. Beyond this, there is nothing. रक्षा क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आज दिल्ली में
डेफ कनेक्ट नाम से एक रक्षा नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आइडिएशन, इनोवेशन और इंक्यूबेशन में अत्याधुनिक तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और शक्ति का मेल देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अगले 10 से 15 सालों में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा सम्मेलन डेफ कनेक्ट को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिनों में अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, जिसमें साल 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना भी शामिल है और इस लक्ष्य को हासिल करने में रक्षा क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स के मामले में भारत अब नेट इंपोर्टर से नेट इनोवेटर और उसके बाद नेट एक्सपोर्टर के रूप में आगे आएगा। इस संबंध में भी मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। सम्मेलन का आयोजन रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नवाचार से जुड़ी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किया गया। सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में सफल हो रहे स्टार्टअप गर्व का विषय हैं और आने वाले सालों में भारत रक्षा नवाचारों में और प्रगति करेगा। रक्षा मंत्री सिंह ने ये भी कहा कि सरकार का मकसद साल 2025 तक रक्षा क्षेत्र में $26 बिलियन का कारोबार हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में निजी क्षेत्र को भी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। हमें अब यह आवश्यकता है कि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की क्षमताओं को एक साथ लेकर कोहेसिव प्रोसेस का निर्माण किया जाए ताकि रिसर्च या मैन्युफैक्चरिंग में हम सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार भारत को एक विश्व स्तरीय घरेलू रक्षा उद्योग बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जिसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ साथ आयात पर कम से कम जोर दिया जा रहा है। भारत में पिछले कुछ सालों तक रक्षा निर्यात नहीं के बराबर था, जो साल 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के लिए रक्षा निर्यात लक्ष्य बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 18 नवंबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे और पर्चों की जांच अगले दिन 19 नवंबर को होगी। पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को होना है और इस बीच जनता दल ने अपने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी और टैगोर का संपर्क आधुनिक भारत का गौरवशाली अध्याय है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने हमें इस ढंग से जीना सिखाया ताकि मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। गुरुदेव दर्शन, शास्त्र, साहित्य या इतिहास जैसे विषयों के साथ विद्यार्थियों को संगीत और चित्रकला जैसे रचनात्मक कार्यों में भी प्रशिक्षित करना चाहते थे। राष्ट्रपति ने विश्व भारती के निर्माण में महात्मा गांधी के योगदान को भी याद किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। To be here at Shanti Niketan. This is one of those blessed sites that reimagined our civilizational values that define India. This is the place that infused new energy in our national life. Thus, I come here not only as the visitor or paridarshak, but equally as a humble pilgrim and a seeker for the answers to our eternal quest for wisdom. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में आयोजित 21वें JRD टाटा मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का कद विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है। विश्व ने आर्थिक, सामरिक, रक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा का लोहा माना है। It's a matter of great pride for us that our nation is rising in stature in various fields.
be it in economic, geopolitical influence, defense, sports, science, IT, and space technology. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार विभिन्न सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में अगले 10 वर्षों में अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की क्षमता है। India has the potential to emerge as one of the leading economies in the next 10 years. There may be some temporary recession. Worldwide it is happening. And you compare with the world situation and compare with the developed countries, India is moving ahead. But we would like to see a situation where the speculation of the World Bank, World Economic Forum, Asian Development Bank, International Monetary Fund, all organizations which were forecasting that if you move with the same speed and reforms, and if all the stakeholders perform well in unison, India will become third largest economy in the world in the near future. Because, my dear friends, our fundamentals are strong. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में जेएनयू के तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को दी गई शिक्षा और संस्कार उन्हें भविष्य में ज्ञान के नए आयाम, नए सीमांत खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जेएनयू की सराहना भी की। साथ ही छात्रों को विद्या और ज्ञान का सम्मान करने की भारतीय परंपरा का सदैव स्मरण रखने की सलाह दी। भारत को ज्ञान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत बताई है। सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। India was once known as Vishwaguru, with the world's best centers of learning, Jayant Takshashila, Pushpagiri and Nalanda, attracting scores of knowledge seekers from different corners of the globe. The time has come for India to once again emerge as a global hub of learning. For this to happen, our universities and institutions of higher learning have to reorient their methods of teaching and focus more sharply on research. उपराष्ट्रपति ने संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के जरिए महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का भी समर्थन किया। उन्होंने जेएनयू में महिलाओं और गरीब छात्रों के लिए लागू विशेष प्रवेश नीति की सराहना भी की। We have to focus our attention on this important aspect of giving proper education to our girls and also take care of the women who constitute 51% of the or 50% of the country's population. So you cannot think in terms of any growth, any development without their participating and their becoming beneficiaries. In this context, I would like to stress the need for political empowerment of women by providing adequate reservation for them in parliament and also state legislature. उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि शिक्षा और अध्ययन कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। समारोह में उपराष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की और सम्मानित भी किया। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भारत के साझाकरण और देखभाल के पुराने दर्शन का पालन करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने मातृभाषा में स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने की जरूरत भी बताई। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। कैंसर उपचार में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए विस्तारित भूमिका पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज सौंप दिया गया। संबंधित विभाग की 325वीं रिपोर्ट को सांसदों की समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने तैयार किया है। रिपोर्ट में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए एक विस्तारित भूमिका को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 नवंबर को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसके लिए वो कल ब्राजीलिया रवाना होंगे। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में आतंकवाद और टेरर फंडिंग का मुद्दा उठा सकते हैं। साथ ही ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे बढ़ाने और गैर सदस्य देशों के विस्तार पर भी चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर को ब्राजील रवाना होंगे। सम्मेलन से पहले बुधवार को राजधानी ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हो रहे अतिथि देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बुधवार शाम प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस मंच के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। A large business delegation from India is also expected to be present during the visit, especially to attend the BRICS Business Forum, where the business community of all 5 countries are represented. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के 2 सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में ब्रिक्स समाज के बीच आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा वैश्विक हालात में राष्ट्रीय संप्रभुता की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होगी और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल न करने के मुद्दे पर भी बात होगी। The meeting of BRICS leaders with BRICS Business Council will take place. During this dialogue, the chairman of the Brazilian BRICS Business Council will submit his report. There will also be another report submitted by the president of the New Development Bank. हाल ही में भारत के आसियान देशों के मुक्त व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इनकार के बाद ये यात्रा काफी अहम है। सम्मेलन के आखिर में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे और साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत समेत ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी 23% हिस्सेदारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ कल दोपहर शुरू हुई, जो तकरीबन 14 घंटे चली। मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकवादियों में एक की पहचान कर ली गई है, जबकि दूसरे की पहचान की जा रही है। उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा जिले के विझारा लेउडारा में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सेना, विशेष कार्रवाई दल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने ये ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी शुरू की थी, लेकिन संदिग्ध स्थान तक पहुंचने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। ये ऑपरेशन में कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। 2 टेररिस्ट जो है मारे गए हैं और इनका वाबस्ता लश्कर तोयबा के साथ है। और एक टेररिस्ट जो आइडेंटिफाई हुआ है वो अबू तला के नाम पे जाना जाता था और यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से एक्टिव था। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। उनके पास से काफ़ी सामान बरामद की गई है, जिसमें AK-47 वेपन 2 है, बाकी कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, कुछ पाकिस्तान बेस्ड मटेरियल्स भी वो भी मिले हैं। कश्मीर घाटी में मंगलवार से ट्रेन सेवा पूरी तरह बहाल हो जाएगी और इसी सिलसिले में आज बनिहाल बारामूला के बीच रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से बारामूला के बीच आज ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। ट्रेन सेवा बहाल होने से आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सार्वजनिक यातायात सुविधा मिलने लगेगी। बीते हफ्ते डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में घाटी की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद ट्रेन सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के बाद रेल विभाग ने एहतियात के तौर पर बनिहाल बारामूला रेल सेवा बंद कर दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने डल झील और इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ घोषित करने के लिए एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर के मुताबिक ये समिति डल झील और उसके आसपास के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना के मसौदे को अंतिम रूप देने पर काम करेगी और ये काम 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने के 2017 के आकलन के मुताबिक प्रदूषण और अतिक्रमण के चलते डल झील मूल क्षेत्र 22 वर्ग किलोमीटर का था, जो अब सिकुड़कर तकरीबन 10 वर्ग किलोमीटर का ही रह गया है। साथ ही ये भी पाया गया है कि झील की क्षमता लगभग 40% तक घट गई है और इसकी जल गुणवत्ता भी बिगड़ गई है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। समुद्र में चलने वाले जहाजों की रफ्तार को कम करने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी कमी लाई जा सकती है। समुद्री इकोसिस्टम पर काम करने वाले समूह सीज एट रिस्क की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जहाजों की रफ्तार में 20% तक कटौती से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही जीवों के लिए खतरनाक प्रदूषण कणों, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों में 24% की कमी आने की उम्मीद है। शिपिंग के जरिए दुनिया भर में वस्तुओं का 80% परिवहन होता है और इस उद्योग की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करीब 3% हिस्सेदारी है। इसके अलावा जहाजों की रफ्तार कम होने से ध्वनि प्रदूषण में 66% तक की कमी आ सकती है। चक्रवाती तूफान बुलबुल ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी कहर बरपाया है। तूफान से पश्चिम बंगाल में 7 लोगों की मौत हो गई है। करीब 1 लाख घरों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तूफान से बिजली और संचार व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा। दोनों प्रदेशों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है और संचार व्यवस्था को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं ओडिशा में किसी के मरने की कोई खबर नहीं है, लेकिन करीब 2 लाख हेक्टेयर खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई। इसमें राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया गया। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बुलबुल तूफान से करीब 13 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली एनसीआर सहित देश भर के गुरुद्वारों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुद्वारों को रंग बिरंगी लाइटों से खास तौर पर सजाया गया है। यहां का माहौल यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहद आकर्षित कर रहा है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर देश भर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली का गुरुद्वारा रकाबगंज हो, कनॉट प्लेस का बंगला साहिब गुरुद्वारा या शीशगंज साहिब, सभी गुरुद्वारों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुद्वारों को देश भर से मंगाए गए फूलों और तरह तरह की रंगीन लाइटों से सजाया गया है। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का, सजावट इतनी प्यारी है कि देख के दिल खुश हो गया। हाँ, हमेशा आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही रौनक भी है। स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, पंजाब से भी लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। तैयारी बहुत बढ़िया है जी। तैयारी से संगत में बहुत उत्साह है और अभी देख लीजिए आप, माहौल बहुत बढ़िया है। बाहर के अंदर के बहुत वातावरण इतना बढ़िया है, जैसे भगवान का दर्शन हो रहा है सबको, एक दूसरे को देखते हुए जी। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे से लेकर लाखों लोगों के लिए लंगर की खास व्यवस्था की गई है। नाम जपो, कीरत करो और वंड चखो की शिक्षा देकर समाज को मानवता और परोपकार का पाठ पढ़ाने वाले
गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसके तहत तमाम गुरुद्वारों को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया और यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो बिना रुकावट के वाहेगुरु जी का सिमरन कर सकें। कैमरामैन अमित राज के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। और अब हम आपको दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की तस्वीरें दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर रकाबगंज गुरुद्वारे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुरुद्वारे को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और इसकी रौनक देखते ही बनती है। वहीं बांग्ला साहिब गुरुद्वारे को भी लाइटों और झालरों से अलग अंदाज में सजाया गया है। तीन दिन से दिल्ली के छतरपुर मंदिर में चल रहा संस्कृत विश्व सम्मेलन आज पूरा हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। समारोह में विश्व भर से आए हजारों प्रतिनिधि और संस्कृति प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संस्कृत के विस्तार और अनुसंधानों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत भारती को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय संस्कृति को जानना है तो संस्कृत को जानना होगा। जानना है तो संस्कृति से होकर उसका रास्ता गुजरता है। मैं संस्कृत भारती के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में संस्कृत को लेकर के जो उत्सुकता है लोगों में और जो संस्कृत का परचम लहरा रहा है, निश्चित रूप में जो संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान जो उसके वेद पुराण उपनिषदों में और तमाम ऐसे ग्रंथों में समाहित है, जिसको अध्ययन करने के बाद ये देश पूरे विश्व में बहुत आगे नवाचार के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।